Good morning. I am Sushma Tripathi, PGT History from Kendriya Vidyalaya Dhana. I am going to start History Chapter 12, topic Colonial Cities, Urbanization, Planning and Architecture, Part 2. So let's start. Topic 2, Finding out about colonial cities. 2.1, Colonial Records and Urban History. Before starting this topic, we will discuss one question which answers given in this topic. So, question is, to what extent are census data useful in reconstructing pattern of urbanization in the colonial context? औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड्स संभाल कर क्यों रखे जाते थे? तो रिकॉर्ड्स से संबंधित जानकारी आपको इस टॉपिक में दी जा रही है और साथ साथ में इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि आंसर यहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। Colonial rule was based on the production of enormous amount of data. The British kept detailed records for their trading activities in order to regulate their commercial affairs. First, why Britishers kept records? So there are two reasons. First, to regulate commercial affairs. For this, they kept record regarding trading activities. And second, track of life in growing cities. वो जो है कमर्शियल अफेयर्स जो हैं उनको रेगुलेट करना चाहते थे, इसलिए ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का वो रिकॉर्ड रखते थे। दूसरा जो है, चूँकि सिटीज़ ग्रो हो रही थी, सिटीज़ का विकास हो रहा था, तो उसमें जो लोग रहते थे उनका ये उनकी एक्टिविटीज़ का भी ये रिकॉर्ड रखना चाहते थे। हाउ दे केप्ट रिकॉर्ड? Regular surveys, gathered statistical data and published various official reports. तो ये जो है डाटा का जो कलेक्शन करते थे, ये क्या करते थे? पहले सर्वे करवाते थे, रेगुलर सर्वे करवाते थे ये, और रेगुलर सर्वे करवाने के साथ साथ ये सांख्यिकीय डाटा को प्राप्त करते थे और साथ साथ में इसको जो है ये पब्लिश करवा देते थे, ऑफिशियल रिपोर्ट्स के रूप में ये इसे पब्लिश करते थे। colonial government was keen on mapping. Why? Because they wanted to understand the landscape and to know the topography. ये लैंडस्केप और टोपोग्राफी को समझना चाहते थे। क्यों समझना चाहते थे? बिकॉज दे वांटेड टू कंट्रोल ओवर द रीजन। ये जो है रीजन पर अपना कंट्रोल रखना चाहते थे। When towns began to grow, maps were prepared not only to plan the development of these towns but also to develop commerce and consolidate power. मैप को इन्होंने सिर्फ टाउन्स डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज़ किया, बल्कि साथ साथ में कॉमर्स और कंसोलिडेट पावर्स के लिए, मतलब इनके जो कंसोलिडेट है, इनकी जो शक्ति है, उसके लिए भी इन्होंने जो है इस्तेमाल किया था। टाउन मैपिंग से हिल्स, रिवर्स और वेजिटेशन का पता चलता है, जो कि डिफेंस पर्पस से इम्पोर्टेंट है। ये डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा हमें जो है घाट्स, डेंसिटी, क्वालिटी ऑफ हाउसेस, अलाइनमेंट ऑफ रोड्स का भी पता चलता है, जो कि
कमर्शियल पॉसिबिलिटीज़ को भी बताते हैं, और साथ साथ में ये जो है टैक्स के कलेक्शन की स्ट्रेटेजी भी बताते हैं। तो इससे इनको हेल्प मिल जाता है। कुल मिला के हमने देखा कि इन सभी के पीछे जो है कॉमर्स है। कॉमर्स एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर ही मैपिंग करते थे, ताकि व्यवसाय वगैरह के लिए सही मार्गों का इनको पता चल जाए। डिफेंस पर्पस से करते थे, ताकि डिफेंस को व्यवस्थित और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। लेट 19th सेंचुरी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। टाउन्स टैक्स क्यों लगाते थे? ताकि जो टाउन्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाया जा सके। कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए इन्होंने जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी दे दिया, और ये इसेंशियल सर्विसेज टाउन्स में प्रोवाइड करवाते थे, जैसे वाटर सप्लाई, सीवरेज, रोड बिल्डिंग एंड पब्लिक हेल्थ है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी एक्टिविटीज़ करता था उसका रिकॉर्ड रखता था, एंड इसके लिए वो जो है म्यूनिसिपल रिकॉर्ड रूम को मेंटेन करता था। सिटीज़ के ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए ये रेगुलर हेड काउंट से, यानी कि जो है लोगों की काउंटिंग कराते थे, सेंसस कराते थे। मिड 19th सेंचुरी में डिफरेंट रीजन्स में सेंसस कराए गए। फर्स्ट जो सेंसस था वो 1872 में हुआ। रेगुलर सेंसस 1881 में कराया गया, और ये जो है बहुत इनवैल्यूएबल सोर्स था, ये बहुमूल्य सोर्स था अर्बनाइजेशन की स्टडी करने के लिए। अर्बनाइजेशन की स्टडी करने के लिए जो भी सेंसस थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। हिस्टोरियन के पास से जैसे बीमारी है, डेथ हो गई, इनुमरेशन ऑफ पीपल अकॉर्डिंग देयर एज, सेक्स, कास्ट, ऑक्यूपेशन को जानने के लिए एक ठोस जानकारी मौजूद है, लेकिन इससे कभी कभी भ्रम भी पैदा हो जाता है, और इसके लिए उन्हें जो है ये समझना होता है कि डाटा को बहुत केयरफुली वी नीड टू अंडरस्टैंड हु कलेक्टेड द डाटा। ये जानना ज़रूरी है कि डाटा को कौन कलेक्ट करता है, वाई एंड हाउ दे वर गैदर्ड, क्यों और कैसे इनको गैदर्ड किया गया। वी ऑल्सो नीड टू नो व्हाट वाज मेजर्ड एंड व्हाट वाज नॉट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिस्टोरियंस को जो है डेथ, डिजीज़, एज, सेक्स, कास्ट इनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उस पीरियड की बात हम कर रहे हैं, कॉलोनियल पीरियड की विषय में जानकारी के लिए इनके पास डाटा मौजूद था, लेकिन ये डाटा भ्रम भी पैदा करता था, जिनको इन्हें सावधानीपूर्वक केयरफुली स्टडी करना होता था। सेंसस कमिश्नर जो है ये कैटेगरीज़ को क्लासीफाई करते थे। जब सेंसस होता था तो लोगों की जो कैटेगरी थी उसको क्लासीफाई कर दिया जाता था। क्लासिफिकेशन वॉज ऑफन आर्बिट्रेरी एंड फेल्ड टू कैप्चर द फ्लूड एंड ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज़ ऑफ पीपल। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, इससे लोगों की सही आइडेंटिटी की पहचान नहीं की जा सकती थी। जैसे कि एग्जांपल से हम इसको समझेंगे कि अगर एक पीजेंट है और वो जो है लैंड कल्टीवेट करता है, साथ साथ में उसका जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट में बेचता है वो, तो हम उसको कल्टीवेटर कहें या फिर ट्रेडर कहें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति की पहचान है उसको भी आइडेंटिटी करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है।
लोग सेंसस ऑफिशियल को कोऑपरेट नहीं करते थे। उनको संदेह था कि कहीं ये जो है न्यू टैक्सेस को इम्पोज़ करने के लिए ना किया जा रहा हो। इसके साथ साथ में वो वुमेन हाउस होल्ड की जानकारी भी नहीं देना चाह रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि उनके घर की महिलाओं के विषय में कोई जानकारी प्राप्त करे। सेंसस ऑफिशियल ने ये भी प्राप्त किया कि लोग जो है जो काम करते हैं उसको जो उस समय जिस काम को वो हायर स्टेटस वाला काम समझते हैं वो बताते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो है समय आने पर वो हॉकर का भी काम कर लेता है और वो लेबरर का भी काम करता है, मैनुअल लेबर का भी काम करता है। लेकिन जब सेंसस की बात होती है कि वो अपनी आइडेंटिटी बताएगा तो वो अपने आप को जो है ट्रेडर बताता है, अपने आप को वो ट्रेडर बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि जो उस समय व्यापारी वर्ग था उसका जो स्टेटस था वो हाई था, इसलिए वो हाई स्टेटस के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी को बताता है। ये बहुत मुश्किल सा था कि मोर्टेलिटी और डिजीज़ का रिकॉर्ड रखा जा सके, क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं होते थे उस समय। लोग अपनी बीमारियों डेथ को नहीं बताते थे और साथ साथ में ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज करा लेते थे जो जिसके पास लाइसेंस ही नहीं था। तो ये भी हम देखते हैं कि ड्यूरिंग सेंसस दीज आर ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स। Historians have to use sources like the census with great caution. हिस्टोरियंस सेंसस जैसे सोर्सों का प्रयोग करते बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं या फिर उनको करना चाहिए और कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट, कीपिंग इन माइंड देयर पॉसिबल बायसेस। बायसेस तो नहीं है ये ध्यान में रखना चाहिए। रिकैलकुलेटिंग फिगर्स की जांच पड़ताल कर लेना चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फिगर्स डू नॉट टेल। और ये समझना चाहिए कि ये फिगर्स क्या नहीं बताते हैं। कॉलोनियल सिटीज़ को समझना ज़्यादा सरल है इसकी अपेक्षा की प्री कॉलोनियल सिटीज़। यानी कि प्री कॉलोनियल सिटीज़ का अध्ययन करने के लिए सेंसस सर्वे मैप्स रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं और प्री कॉलोनियल सिटीज़ के विषय में हमें कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। यहाँ 2.2 ट्रेंड्स ऑफ चेंज। यहाँ पर 1800 ईस्वी के बाद हमें ये समझ में आता है कि अर्बनाइजेशन प्रोसेस से स्लो हो गया था। 18 फॉर एग्ज़ाम्पल 1900 और 1940 ये 40 साल का जो पीरियड है इसमें अर्बन पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज्ड होकर के 13% हो गई। तो ये हमें बताता है कि जो अर्बनाइजेशन प्रोसेस था ये स्लो हो गया था। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास से का जो विकास है वो रैपिडली हुआ, बहुत तेज़ी से हुआ एंड soon became sprawling cities and they soon became sprawling cities. Sprawling cities means big cities, important cities, etc. But smaller towns had the little opportunity to grow economically. पर जो स्मॉलर सिटीज़ थे वो उनको इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिला करती थी। इसके कंपैरिजन में यदि हम देखें तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास बिकेम कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। दे बिकेम कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स से कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे एक इकनॉमी की दृष्टि से भी बहुत एक हब के रूप में काम करते थे।
एट द हब ऑफ द कॉलोनियल इकनॉमी, ये जो है कॉलोनियल इकनॉमी के लिए हब का काम करते थे। और यहाँ यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर से कॉटन टेक्सटाइल्स है उनको जो है ये कलेक्शन करते थे, यानी कलेक्शन डिपोट्स के रूप में ये काम करते थे, और यहाँ से कॉटन टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन 18th 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद ये जो सेंटर्स हैं दे कलेक्टेड रॉ मटेरियल and exported them these materials in Britain, and they also got manufactured goods from Britain। अब ये क्या करते थे कि 18th 19th सेंचुरी से पहले तक तो कॉटन टेक्सटाइल जिनको मैन्युफैक्चर भारत में किया जाता था उनको ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था, तो उनको ये जो है कलेक्ट करते थे और वहाँ से ब्रिटेन में उसको एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन 18th और 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हो जाता है तो ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में गुड्स को बनाया जाता, मैन्युफैक्चर किया जाता था और उसको भारत में भेजा जाता था, ताकि क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार था और उसमें इन वस्तुओं को बेचा जाता था। और भारत से चूँकि ब्रिटेन में रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता था, तो भारत से रॉ मटेरियल लेकर के इसको ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत से भेजे गए रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था और वहाँ से उसको मैन्युफैक्चर गुड्स में बनाया जाता था और उसको फिर से दोबारा जो तैयार सामान था वो भारत में आता था। भारत में आने के बाद भारतीय मार्केट्स में उसको बेचा जाता था। रेलवे से इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1853। रेलवे की स्थापना भारत में 1853 में हुई और इसका मतलब है कि भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट कैसे किया गया? शिफ्टेड अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल टाउन्स विच वर लोकेटेड अलोंग ओल्ड रूट्स एंड रिवर्स। इसने जो है रेलवे के विकास से भारत में जो पुरानी परंपरागत आर्थिक टाउन्स थे, इन टाउन्स जो है ओल्ड रूट्स एंड रिवर्स में जो है रिवर्स पर स्थित थे, इनको इसने चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब इनका स्थान इन परंपरागत शहरों का स्थान अब नए शहरों ने ले लिया। क्यों ले लिया नए शहरों ने? क्योंकि वो जो है ये रेलवे से लिंक्ड हो गए थे। Railway station became a collection depot for raw materials and a distribution point for imported goods। जो रेलवे स्टेशन है ये कलेक्शन डिपोट बन गए थे। किसका कलेक्शन करते थे? रॉ मटेरियल्स का। और किसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे? इम्पोर्टेड गुड्स का। यानी कि रॉ मटेरियल कलेक्ट करके ये ब्रिटेन भेजने के लिए कलेक्ट करते थे और ब्रिटेन से जो भी इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरर गुड्स होते थे उनको ये क्या करते थे? ये उस डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इस तरह से रेलवे ने कॉलोनियल पीरियड में इकनॉमी में के ग्रोथ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी मिर्ज़ापुर। बॉम्बे रिप्लेस मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर को बॉम्बे ने रिप्लेस कर दिया। मिर्ज़ापुर की इम्पोर्टेंस क्या थी? ये गंगा के किनारे बसा हुआ था। ये दक्कन भारत से जो कॉटन आता था उस कॉटन को कहाँ पे भेजा था? मिर्ज़ापुर। वहाँ से which specialized in collecting cotton and cotton goods from the Deccan। डेक्कन से कॉटन गुड्स ये प्राप्त करता था। अब बॉम्बे चूँकि रेलवे लिंक था और इसलिए अब मिर्ज़ापुर का पतन हो जाता है।
रेलवे का एक्सपेंशन होता है, रेलवे नेटवर्क, वर्कशॉप, कॉलोनीज इस्टेब्लिश होती है। और इसी तरह से हम कुछ रेलवे टाउन्स देखते हैं, जैसे जमालपुर, वाल्टेयर एंड बरेली। जमालपुर, वाल्टेयर और बरेली को रेलवे टाउन्स कहा जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।